देखिए देखिए क्या है। तो सर एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज इन ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग में हम लोग एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज करते हैं। देखिए ब्लास्टिक जिलेटाइन। ब्लास्टिक जिलेटाइन क्या होता है। तो सर ग्लिसरीन, जो कि नाइट्रोग्लिसरीन 93% होता है और गन कॉटन 7% होता है इसमें। इसका यूज जो हम लोग करते हैं डीप वेल अंडरग्राउंड वर्क, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में हमको करना है। इन द वेट कंडीशन, मतलब वेट कंडीशन का मतलब है ना जी, जहाँ बड़े मॉइस्चर की मात्रा थोड़ा बहुत हो, ठीक है। उसके बाद गन कॉटन मोस्ट पावरफुल, मतलब बहुत पावरफुल होता है। देखिए कॉटन विथ द सॉल्यूशन ऑफ HNO3 प्लस H2O, यानी नाइट्रिक अम्ल से कॉटन के साथ साथ HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सॉल्यूशन रहता है। यूज फॉर टोलरेशन एंड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसको देखिए डायनामाइट की बात करें तो क्या होता है। नाइट्रोग्लिसरीन होता है, उसमें 75%। फाइन सैंड होता है 25%। बोथ अंडर वाटर एंड सरफेस ब्लास्टिंग, वाटर के अंडर भी कर सकते हैं और सरफेस पर भी कर सकते हैं, दोनों का कर सकते हैं। इसका देखिए ब्लास्टिंग, इसी को हम लोग गन पाउडर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है सर। पोटेशियम नाइट्रेट होता है 65%। सल्फर होता है 25% और चारकोल पाउडर होता है 20%, ठीक है। देखिए ब्लास्टिंग, इसे हम लोग गन पाउडर बोलते हैं। इसमें क्या होता है पोटेशियम नाइट्रेट 65%, सल्फर 25%। उसके बाद क्या होता है चारकोल पाउडर होता है 20%। इसका जो यूज करते हैं, यूज क्यूरिंग लार्ज ब्लॉक, मतलब बहुत बड़ा ब्लॉक हमको प्राप्त करना है ना, तब हम लोग ब्लास्टिंग या गन पाउडर का यूज करते हैं। रॉक में क्या होता है तो सर पोटेशियम क्लोराइड होता है 79 यानी 79%। नाइट्रोबेंजील होता है कितना, नाइट्रोबेंजोल होता है 21%। और इसका जो यूज करते हैं अंडर वाटर एंड डैम्प्स सोल्यूशन ब्लास्टिंग, मतलब अंडर वाटर यानी पानी का अंदर हमको करना है ना, तब रॉक का यूज करते हैं, ठीक है, एक्सप्लोसिव मटेरियल में। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्टोन फिनिशिंग। स्टोन को हमको फिनिश करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं बोस्टेड फिनिशिंग। वो बोस्टेड फिनिशिंग में क्या होता है तो फॉर मेकिंग न्यू कंटिन्यूअस पैरेलल मार्क ऑन द सरफेस ऑफ स्टोन, कह रहा ना। देखिए फॉर मेकिंग नॉन कंटिन्यूअस पैरेलल, मतलब क्या है ना कि एक जैसे वो हम लोग लाइन खींचते हैं तो कंटिन्यू खींच ले जा रहे हैं, नहीं भाई, नॉन कंटिन्यूअस भी नहीं होना चाहिए। जो पैरेलल हम लोग मार्क खींचेंगे स्टोन पर, वो कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। बोल रहा फॉर मेकिंग नॉन कंटिन्यूअस पैरेलल मार्क ऑन द सरफेस ऑफ स्टोन, यानी स्टोन के सरफेस पर नॉन कंटिन्यूअस पैरेलल मार्क होना चाहिए। इट इज डन बाय द टूल्स कौन, इसके लिए हम लोग जो टूल यूज करते हैं किसका, कौन टूल यूज करते हैं तो नाम है बोस्टर। तो बोस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फेरोड फिनिशिंग क्या होता है। बोल रहा है साइड आर सैंक अप टू 20 mm डेप्थ एंड द मिडिल पोर्शन इज प्रोजेक्टेड बाई 15 mm, बोल रहा है ना। देखिए साइड आर सैंक अप टू, साइड बाई सैंक जो है टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 20 mm होना चाहिए डेप्थ, 20 mm से डेप्थ उसका ज़्यादा नहीं चाहिए। और मिडिल पोर्शन है ना जो उसका 15 mm होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉलीसेट फिनिशिंग क्या होता है। तो प्रोवाइडेड फॉर मार्बल ग्रेनाइट बीच द मोस्ट यूज फॉर फ्लोर टाइल्स, कह रखा ना कि पॉलिसेट फिनिशिंग, मैंने उसको जब हम पॉलिश करते हैं फिनिश, वो हम किसके लिए करेंगे। देखिए पॉलिसेट फिनिशिंग किस तरह में पॉलिसेट फिनिश तो करा ना प्रोवाइडेड फॉर मार्बल ग्रेनाइट बीच और मोस्टली यूज फॉर फ्लोर टाइल्स, मतलब कहने को हमको फ्लोर पर टाइल्स यूज करना ना, उसके लिए पॉलिश फिनिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद रेक्टिकुलेटेड फिनिश किसके लिए करेंगे तो करा ना ए मार्जिन ऑफ 20 mm वाइड इन मार्केट ऑन द साइड ऑफ सरफेस एंड रेगुलर सिंकिंग
टाइप्स फिनिश इज मेड इन द मिडिल एरिया। देखिए क्या कह रहा है ना, रेक्टिकुलेटेड फिनिश की बात करें ना तो कह रहा है ना ए मार्जिन ऑफ 20 mm वाइड, उसका जो मार्जिन का जो वाइड है 20 mm होना चाहिए। इज मार्केट ऑन द साइड ऑफ सरफेस, सरफेस पे मार्क रहे उस साइड में होना चाहिए। एंड इरेगुलर सिंकिंग टाइप्स फिनिश इज मेड ऑन द मिडिल एरिया, मिडिल एरिया में होना चाहिए जो इरेगुलर टाइप का सिंकिंग होना चाहिए। ठीक है, इसको देखिए टूलेट फिनिश की बात करें तो क्या होता है, टूलेट फिनिश करा ना, टूलेट फिनिश की बात करें तो देखिए टूलेट फिनिश में क्या करा ना, इट इज ए क्लासिक फिनिश बीच, क्लासिक फिनिश मतलब बहुत अच्छा फिनिश होता है। ठीक है, बोला इट इज ए क्लासिक फिनिश बीच कंसिस्ट पैरेलल टू कंटिन्यूअस मार्क, यानी पैरेलल भी होगा और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कहने का मतलब है ना कि जब जैसे कि कोई भी मार्क लिखा लेना तो शुरू से एकदम लास्ट तक स्टोन पे जाएगा था ना का। इट इज ए क्लासिक फिनिश बीच कंसिस्ट पैरेलल कंटिन्यूअस मार्क, पैरेलल भी होगा और कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, स्क्राइबिंग फिनिश की बात करें तो क्या होता है, स्क्राइबिंग फिनिश तो बोल रहा ना, रफ सरफेस फिनिश अचीव्ड आफ्टर रिमूविंग इरेगुलर प्रोजेक्शन ऑन द स्टोन सरफेस बाय द स्क्राइबिंग हैमर। बोल रहा ना स्क्राइबिंग फिनिश में क्या होता है ना, रफ सरफेस फिनिश मीन्स जो सरफेस रफ है उसको फिनिश करेंगे। अचीव्ड आफ्टर रिमूविंग इरेगुलर प्रोजेक्शन, जितना इरेगुलर है प्रोजेक्शन ऑन द स्टोन सरफेस बाय द स्क्राइबिंग हैमर। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्मिकुलेटेड फिनिश की बात किया जाए तो क्या होता है, वर्मिकुलेटेड फिनिश की बात, सिंकिंग इन दिस टाइप्स ऑफ फिनिश इज मोर कॉर्वेड एंड लाइक बोन अपीयरेंस। अब देखिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर परफेक्ट सेशनिंग ऑफ स्टोन। देखिए सेशनिंग के बारे में क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। देखिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर परफेक्ट सेशनिंग ऑफ स्टोन। देखिए कोई भी स्टोन का अगर आप सेशनिंग कर रहा है ना, सेशनिंग करने का मतलब कि जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट है ना जी, मॉइस्चर कंटेंट उसको मतलब एक लिमिट में लाना, कम करना। ठीक है, तो 6 से 12 मंथ लगता है। ठीक है, स्टोन क्रॉसेड एंड इक्विपमेंट क्या होता है, क्रॉसर स्टोन क्रॉसर और इक्विपमेंट। देखिए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी क्रॉसर की बात करें, प्राइमरी में क्या क्या आता है तो सर जो इम्पैक्ट एंड ग्रे रोटरी, उसके बाद क्रॉसर हैमर मिल हो गया। सेकेंडरी में क्या आता है तो सर रोलर क्रॉसर, कोन क्रशर। उसको देखिए टर्सरी में तो सर बॉल मिल, रोल मिल, रॉट मिल, इस टर्सरी में आता है। ठीक है, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोन। सैंड स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है सर 2.65 से 2.95 होता है। मार्बल के 2.7 से 2.85 होता है। ग्रेनाइट के 2.65 से 2.78 होता है। बेसाल्ट के 2.6 से 3 होता है। स्लैट के 2.72 से 2.89 होता है। लिटेराइट के 2 से 2.2 होता है। लाइमस्टोन के 2 से 2.75 होता है। ग्रे इसके 2.5 से 2.7 होता है। अब वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड पर्पस ऑफ स्टोन। स्टोन पर जो टेस्ट करते हैं बहुत तरह के, उसका पर्पस क्या होता है देखिए, बोल रहा है वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट और पर्पस। देखिए एब्रेशन टेस्ट मैंने डोरी टेस्ट मशीन से करते हैं। एब्रेशन टेस्ट किससे करते हैं तो सर डोरी एब्रेशन मशीन से करते हैं। बेयरिंग रेजिस्टेंस के लिए करते हैं, पता करने के लिए। एब्रेशन टेस्ट किसके लिए करते हैं, बेयरिंग कहने का मतलब है ना जी कि एक दूसरे स्टोन पर रखें तो मतलब कितना ख़राब होता है उसके लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद एट्रेशन टेस्ट ड्यूअल टेस्टिंग मशीन से करते हैं, जो कि एकरी का है एब्रेशन और एट्रेशन जो गेस्ट। देखिए एब्रेशन टेस्ट में डोरी टेस्टिंग मशीन और एट्रेशन टेस्ट में डेबल टेस्टिंग मशीन के करते हैं। ठीक है, हार्डनेस मतलब कितना हार्ड है, टफ है। टफ कहने का मतलब है कि कोई भी, हार्डनेस कहने का मतलब है कि कितना मजबूत है। टफनेस कहने का मतलब है कि कोई भी जैसे एक इम्पैक्ट लोडिंग पर गया, जैसे एक लोड हो गया ना तो उसके लिए हम लोग टफनेस चेक करते हैं कि कितना टफ है। रेट ऑफ वेदरिंग रेजिस्टेंस पर मौसम के खिलाफ भी कितना लड़ सकता है। ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट जो कि हम लोग किससे करते हैं, CTM से करते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ किससे करते हैं, CTM कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से करते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, उससे हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करते हैं। स्मिथ टेस्ट की बात करें तो किससे करते हैं तो
सुलेबल मिनरल्स यानी मोटी मीटर से करते हैं। उसके बाद ब्रॉड टेस्ट कहते हैं फॉरेस्ट रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। एसिड टेस्ट किसके लिए करते हैं? वेदर रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट किसके लिए करते हैं? ड्यूरेबिलिटी, मतलब कितना वो मेरा टिकाऊ है, उसके लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट करते हैं। हार्डनेस के लिए इम्पैक्ट टेस्ट जो कि अभी बता इम्पैक्ट मशीन से करते हैं। टफनेस के लिए करते हैं। और वाटर ऑफ सेपरेशन टेस्ट माने कितना परसेंटेज ऑफ वॉइड है। अगर अच्छा स्टोन है ना तो उसमें 5% से ज़्यादा उसमें वॉइड नहीं होना चाहिए। अब देखिए डोरिंग टेस्टिंग मशीन आपको अभी बताएं बेयरिंग रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। तो देखिए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो होता है क्या होता है, तो सर 20 माइनस लॉस इन वेट वाइड 3 होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला होता है तो 20 माइनस लॉस इन वेट बाई 3 होता है। अब हार्डनेस कोफिशिएंट और टाइप्स ऑफ रॉक, अगर हार्डनेस की वैल्यू 0 से 14 है तो क्या होगा, सॉफ्ट रॉक, 14 से 17 मीडियम हार्ड और 17 से ज़्यादा हार्ड रॉक हो गया। ठीक है, एक बार देखिए हार्डनेस कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 से 14 के बीच में तो उसको हम लोग सॉफ्ट रॉक कहेंगे। 14 से 17 के बीच में है तो उसको हम लोग मीडियम हार्ड, और 17 से ज़्यादा है तो हार्ड रॉक कहेंगे। ठीक है, अब इम्पैक्ट टेस्ट किससे करते हैं? इम्पैक्ट टेस्ट हम लोग किससे करते हैं? टफनेस कोफिशिएंट, टफनेस पता करने के लिए करते हैं इम्पैक्ट। देखिए अगर 19 या उससे ज़्यादा है तो वेरी टफ, यानी बहुत ज़्यादा टफ है। 13 से 19 मीडियम होगा, और 13 से कम है तो बिलो टफ, यानी ज़्यादा टफ स्टोन नहीं है। ठीक है, अब देखिए अल्ट्रेशन टेस्ट फ्रिक्शन कोफिशिएंट पता करता है क्वांटिटी ऑफ स्टोन। अगर देखिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर 2% से कम है तो क्वालिटी ऑफ स्टोन का, जो स्टोन का क्वालिटी होगा उसको हम गुड मानेंगे, मतलब बहुत अच्छा स्टोन मानेंगे। लेकिन अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट कहने का मतलब नहीं कि दो गो स्टोन को एक दूसरे से जब घर्षण कराएंगे ना तो कितना उसमें लॉस हो रहा है। तो अगर 2% हो रहा था तो गुड है, 3% हो रहा था मीडियम है, लेकिन 5% या उससे ज़्यादा हो गया ना तो उसको हम लोग यूजलेस बोलेंगे। ठीक है, यूजलेस बोलेंगे। अब देखिए हार्ड स्टील बॉल यूज इन, देखिए हार्ड स्टील बॉल का यूज किसके लिए करता है, तो यूज इन बिर्लेन हार्डनेस टेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्रोंडियम की बात किया जाए तो कहाँ, तो इट इज ए एम्ब्री टाइप ऑफ स्टोन के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? क्रोंडियम का यूज करते हैं। अमोनिया डायनामाइट की बात करें तो क्या होता है, तो यूज फॉर टनलिंग इन सॉफ्ट रॉक। ठीक है, सिग्नल की बात करें तो क्या होता है, इट इज ए वाटर बॉन्ड पेबल होता है। आयरन स्लग की बात किया जाए तो क्या होता है, तो आयरन स्लग का हम लोग जो टेस्ट में यूज करते हैं, किस टेस्ट आयरन स्लग का, तो बोल रहा है इट इज ए यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रिलिक स्टोन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेराइड सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो कि BaOH का हॉल्टवाइज होता है। इट इज यूज ऑन स्टोन सरफेस हैज रिचिंग मटेरियल होता है। ठीक है, स्पेलिंग हैमर की बात किया जाए तो क्या होता है, स्पेलिंग हम देखिए इट इज यूज फॉर रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। स्पेलिंग हैमर का यूज वहाँ करते हैं जहाँ हम लोग का स्टोन को बहुत रफ ड्रेसिंग करना होगा। ठीक है, अब नोट में देखिए क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। सबसे पहले क्या होता है, वेसिकुलर बेसाल्ट, उसके बाद क्या होता है फ्रैक्चर्ड मोल्डामोर्फिक रॉक, उसके बाद लाइमस्टोन, उसके बाद होता है सैंडस्टोन का। ठीक है, देखिए ब्लैक मार्बल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जैम्पर। ब्लैक मार्बल का जो हम लोग ऑब्टेन प्राप्त करते हैं, ब्लैक मार्बल हम लोग कहाँ से प्राप्त करते थे सर? जैम्पर से करते हैं, याद रखिएगा। ब्लैक मार्बल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जैम्पर होता है। और हाइड्रोलाइसिस इज ए टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग अंडर विच ग्रेनाइट इज कन्वर्टेड इनटू क्ले। कराना हाइड्रोलाइसिस इज ए टाइप्स ऑफ, हाइड्रोलाइसिस किसका टाइप्स है, तो केमिकल वेदरिंग का। अंडर द ग्रेनाइट, जिसमें ग्रेनाइट जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्ले में। अब स्टोन यूज इन वेरियस वर्क, हार्ड स्टोन का किस में यूज करते हैं सर? यूज इन रबल मशीनरी में। क्रॉस कट सो इज
उसमें जो क्रॉस कट है वो शो करता है कटिंग को, ठीक है। देखिए हार्ड स्टोन का यूज कहाँ करते हैं, तो रोबल मशीनरी में, और जो उसमें क्रॉस कट का जो सिंबल दिखाया जाता है वो कटिंग का शो करता है, ठीक है। हैवी वेट स्टोन मतलब अगर बहुत भारी स्टोन है तो उसका यूज करते हैं, कहाँ करते हैं, तो सर डैम्प बनाना है हमको, रिटेनिंग वॉल और हार्बर में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइट वेट स्टोन, देखिए ये वाला तो आपको याद रखना है, लाइट वेट स्टोन का आर्च मेसनरी में, लाइट वेट स्टोन का हार्ड स्टोन का रबल मेसनरी में, और हैवी वेट स्टोन का डैम्प और रिटेनिंग वॉल में करते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट में देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू प्रोटेक्ट स्टोन फ्रॉम सल्फेट अट्रैक्ट इन इंडस्ट्री। देखिए कंपोजिशन ऑफ सैंडस्टोन, सैंडस्टोन में क्या क्या आता है, तो सर क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन और सिल्का होता है, ठीक है। और कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट में क्या होता है, क्वार्ट्ज, प्लस्पर और मिक्का होता है, ठीक है। बहुत बार पूछा है। देखिए अब कहा है कॉमन ब्रिक साइज, देखिए ब्रिक यूजुअल उसका साइज और उसका नॉमिनल साइज, नॉमिनल साइज क्या होता है ना, जैसे देखिए ब्रिक में अगर आप जो मटेरियल का यूज कर रहे हैं प्लास्टर करने के लिए मिक्सचर का यूज कर रहे हैं, अगर आप प्लास्टर, जैसे देखिए ब्रिक अगर सिंगल ब्रिक है तो उसका मतलब यूजुअल जो साइज हुआ, लेकिन नॉमिनल साइज कहने का मतलब जो ब्रिक में हम लोग कवर लगाते हैं ना, जैसे मोर्टार लगाते हैं ना, उसका अगर कवर लगा दें तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल साइज, ठीक है। देखिए कन्वेंशनल, ट्रांजिशनल या यूजर ब्रिक की बात करें, देखिए कन्वेंशनल, ट्रांजिशनल और यूजर ब्रिक। अब देखिए यूजुअल साइज कहने का मतलब है जो हम लोग जनरली जो जैसे जो ब्रिक का जो हम लोग के भट्ठा पे मिला साइड पे प्राप्त हो उसको तो यूजुअल साइज बोलेंगे जो हम लोग यूज करते। नॉमिनल साइज कहने का मतलब जो मोर्टार का उसमें हम कवर लगा दें तो उसको हम लोग नॉमिनल साइज बोलेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें इंच में तो कितना होता है, ट्रांजिशनल ब्रिक का साइज तो 9 गुना 4 इंटू 3/8 और गुना 2 इंटू 3/4 होता है। इसी को अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो कितना होता है, तो सर या में बात करें तो कितना होता है, 213, 112 और 70 होता है, 230, 112 और 70 होता है। उसी तरह से देखिए नॉमिनल साइज इसका देखें तो इंच में कितना होता है, तो सर 9 गुना 4 सही हो 1/2 और गुना 3 होता है। और इसका जब में बात करें तो 230, 114 और 76 होता है। स्टैंडर्ड, मॉडुलर और नॉमिनल साइज कहने का मतलब है कि कवर स्टैंडर्ड मॉडुलर दोनों सेम होता है। तो देखिए स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज होता है 19 गुना 9 गुना 9, जो कि हम लोग सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं। अगर में कहेगा तो 190 गुना 90 गुना 90 होता है। नॉमिनल साइज की बात करें तो देखिए 10 प्लास्टर जोड़ लीजिए जो कि कितना हो जाएगा, तो सर 20 गुना 10 गुना 10 सेंटीमीटर में, यानी 200 गुना 100 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ग्रेडियंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ, मतलब कहने का मतलब है ना कि एक ब्रिक अच्छा ब्रिक बनाना है तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको आप याद रखिए सलीम से, यहाँ पर लिख देते हैं सलीम। देखिए सलीम कहने का मतलब है ना, सबसे पहले सिल्का होता है जो कि ब्रिक में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, तो सर सिल्का होता है जिसका शुद्ध SiO2 होता है जो कि 50 से 60% होता है। देखिए सलीम में फिर A आ रहा है तो याद रखिएगा एल्युमिना Al2O3 जो कि 20 से 30% होता है। लाइम कितना CaO जो कि 5% से कम होता है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 5 से 6% होता है। मैग्नीशिया MgO 1% से कम होता है और एल्काली भी 1% से कम होता है। तो आपको ब्रिक में जब ब्रिक के आपको इंग्रेडिएंट्स पता करना याद रखना है ना, तो आप याद रखिएगा सलीम से आपको पता चल जाएगा सिल्का 50 से 60%, एल्युमिना कितना होता है 20 से 30%, लाइम 5% से कम, आयरन ऑक्साइड कितना होता है 5 से 6%, मैग्नीशिया 1% से कम और एल्काली भी 1% से कम होता है। अब फंक्शन ऑफ देखिए कह रहा है ना फंक्शन ऑफ वेरियस ब्रिक इंग्रेडिएंट, मतलब ब्रिक में बहुत से इंग्रेडिएंट आपको अभी बताए हैं जो कि सलीम से, इसका क्या क्या फंक्शन है। तो देखिए इंग्रेडिएंट और फंक्शन, देखिए सिल्का क्या करता है ब्रिक में, देखिए सिल्का क्या करता है तो सर इम्पोर्ट स्ट्रेंथ देता है, शेप को रिटेन रखता है, मतलब
स्ट्रेंथ और शेप देने का काम है सर सिलिका को। अगर एक सिलिका की मात्रा एक्सेस माने ज़्यादा हो गया तो क्या होगा ब्रिक में, तो सर ब्रिटल होगा, यानी कमजोर होगा, भंगूर तरह हो जाएगा, ब्रिटल। और ड्यू टू किसके कारण है, लॉस ऑफ कोहेजन के कारण होगा, ठीक है। अच्छा, एल्यूमिना क्या करता है, तो इम्पोर्ट प्लास्टिसिटी, यानी एल्यूमिना सर ब्रिक में प्लास्टिसिटी देता है। अच्छा, अगर एक्सेस हो गया तो क्या होगा, तो क्रैक डेवलप होगा और कॉर्नर डिफॉर्म होना। कहने का मतलब सर एल्यूमिना तो प्लास्टिसिटी देता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया ना तो ब्रिक में क्रैक आएगा और उसका कॉर्नर डिफॉर्म, मतलब कॉर्नर है ना जो टूटने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, झाड़ने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए लाइम, लाइम क्या होता है, रिड्यूस द श्रिंकेज ऑन ड्राइंग। जैसे देखिए आप ब्रिक बनाएं और उसको क्या कीजिए, सनलाइट में यानी धूप में, सूर्य के प्रकाश में दे दिए सूखने के लिए, जिसके वजह से क्या हो गया, ब्रिक कभी कभी देखते होंगे श्रिंक कर जाता है, मैंने उसमें क्रैक आ जाता है, पकने से पहले ब्रिक क्या आ जाता है, श्रिंक आ जाता है। तो इसके लिए कह रहा हूँ ना, देखिए ब्रिक लाइम क्या करता है, रिड्यूस द श्रिंकेज ऑन ड्राइंग। मतलब अगर आपका आप अगर ब्रिक बनाए हैं और ब्रिक पूरी तरह से सूख गया तो उस समय जो ब्रिक में श्रिंकेज, कहने का मतलब जो क्रैक देखने को मिलता है ना जी, वो नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेस हो गया ना लाइम की मात्रा तो ब्रिक ओवर ब्रांड, ओवर ब्रांड कहने का मतलब और सेफ चेंज नहीं लगता है। कभी कभी भट्ठा जब हम लोग को ब्रिक देखते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रिक पक गया है और उसका शेप चेंज हो गया है, इसके कारण होता है, लाइम के कारण होता है सॉरी। आयरन ऑक्साइड के, अब हम लोग जनरली जितना भी देखते हैं ब्रिक, वो कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है। किस इंग्रेडिएंट के कारण होता है, तो सर आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड रेड कलर देता है और यूज एज फ्लोक्स के काम करता है, और साथ ही साथ थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी देता है और हार्डनेस भी देता है। अच्छा सर एक्सेस आयरन हो गया तो क्या, अगर ब्रिक में आयरन की मात्रा एक्सेस हो गया तो क्या हो गया, तो सर प्रोवाइड डार्क ब्लू। कहने के बाद देखिए कभी कभी देखते होंगे ब्रिक का कलर ना रेड ना होकर के थोड़ा सा डार्क ब्लू या ब्लैकिश कलर का हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, देखिए जब भी आप देखें कि ब्रिक का कलर है जो डार्क ब्लू या ब्लैकिश कलर का हो गया तो आप समझ जाइए कि आयरन ऑक्साइड की उसमें मात्रा ज़्यादा है। मैग्नीशिया येलो कलर इट प्रोवाइड प्रिवेंट श्रिंक। देखिए मैग्नीशिया है ना जो ब्रिक का, कभी देखते होंगे थोड़ा सा येलोई कलर का ब्रिक रहता है, तो किसके कारण, तो मैग्नीशिया के कारण। और इस श्रिंकेज को भी प्रिवेंट करता है, मतलब श्रिंकेज होने नहीं देता, रिड्यूस वार्पिंग की येलोइस कलर। एक्सेस हो गया तो ज़्यादा फिर रेड कलर आने नहीं देगा ब्रिक के। देखिए श्रिंकेज के श्रिंकेज को कौन कौन बचा रहा था जी, तो सर LSM याद रखिएगा, LSM LSM के मतलब सर लाइम है ना जो श्रिंकेज को कम करता है, लाइम श्रिंकेज को कम करता है। उसके बाद एस क्या करता है श्रिंकेज को, उसके बाद देखिए लाइम वो श्रिंकेज को कम करता है। उस मैग्नीशिया है वो देखिए श्रिंकेज को कम करता है, प्रिंकेट। और वो मैग्नीशिया वो ई हो जाएगा LSM, ठीक है, सिलिका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा ना, स्टील मोल्ड ब्रिक और गुड कंपेयर टू वुडन मोल्डेड ब्रिक। कहने का मतलब अगर आप स्टील के मोल्ड से ब्रिक बना रहे हैं तो बहुत अच्छा क्वालिटी का होगा, कंपेयर टू लकड़ी के मोल्ड ब्रिक। बुरा ना, स्टील मोल्ड ब्रिक और यूज इन फेसिंग वर्क। मत कहने का मतलब है ना कि देखिए बाहर जो कहीं पे हम लोग काम कर रहे हैं और बाहर हम लोग का जो बाहर का जो फेस वाला दीवार होता है उसमें हम लोग का स्टील मोल्ड का यूज करते हैं। वुड मोल्ड और स्टील, देखिए मोल्ड और मेड बाय स्टील और लकड़ी का होता है। अगर लकड़ी का मोल्ड है तो बहुत बार पूछा किस लकड़ी का बना होता है, क्योंकि लकड़ी का मोल्ड है तो वो शीशम का बना होता है, ठीक है। फ्रॉक कहने का मतलब ना, देखिए फ्रॉक से क्या होता है ना जी, कि जो दो ब्रिक का आपस में जुड़ना है ना तो हम बड़े मोटार उसमें फिल करते हैं, जिसके कारण मोटार फिल करने का जगह मिल जाता है और आसानी से जुड़ता है। तब उस देखिए फ्रॉक का देखिए फ्रॉक सबसे पहले तो ब्रिक का वेट को कम करता है। दूसरा जॉइंट प्रोवाइड में मजबूती प्रदान करता है। तीसरा कंपनी का वो नेम देता है कि किस कंपनी का ब्रिक है। देखिए फ्रॉक का जो साइज होता है ना स्टैंडर्ड ब्रिक में कितना होता है, 10 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 1 या 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है।
स्टॉक बोर्ड टू मेक फ्रॉक, जो फ्रॉक बनाने के लिए स्टॉक बोर्ड होता है उसका साइज कितना होता है सर 21 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ना देखिए स्टैंडर्ड ब्रिक के साइज से थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। देखिए 10, इसमें हम लोग देखिए 19 गुना 9 गुना 9 पढ़ाए तो यहाँ 10 21 2 बढ़ा दीजिए, फिर यहाँ 1 बढ़ाइए, यहाँ 2 छो कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टॉक बहुत बार यही पूछा कि स्टॉक बोर्ड का यूज क्या होता है, तो सर हमको फ्रॉक बनाने के लिए टू मेक फ्रॉक जो बनता है उसको स्ट्रोक बोर्ड का यूज होता है जो कि 21 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। फ्लैट बोर्ड ड्राई द ब्रिक, अगर ब्रिक सूख गया तो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। क्या रहा ना, तो 30 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, देखिए सीक्वेंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, मतलब अगर आपको अर्थ ब्रिक मिट्टी का ब्रिक बनाना है तो आपको क्या क्या सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो सबसे पहले अनसॉइलिंग करते हैं, उसके बाद डिंगिंग करते हैं, उसके बाद वेदरिंग करते हैं, उसके बाद ब्लेंडिंग करते हैं, उसके बाद टेम्परिंग यानी नीडिंग करते हैं, उसके बाद मोल्डिंग करते हैं, उसके बाद ड्राइंग करते हैं, उसके बाद बर्निंग करते हैं। आपको याद नहीं रहेगा, देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले अनसॉइलिंग करते हैं, उसके बाद डिंगिंग करते हैं, उसके बाद बेदरिंग करते हैं, उसके बाद ब्लेंडिंग करते हैं, टेम्परिंग या नीडिंग करते हैं, उसके बाद मोल्डिंग करते हैं, उसके बाद ड्राइंग करते हैं, उसके बाद फिर ब्रिक को बर्निंग करते हैं। ठीक है, अगर याद नहीं रहेगा तो आप याद रखिएगा अन दोस्त वफा है, बस तैयारी करो मुझे डर बहुत है। देखिए अन से कहने का मतलब है अनसॉइलिंग, दोस्त से डिंगिंग, वफा से वेदरिंग है, बस से क्या हो गया ब्लेंडिंग, तैयारी से क्या हो गया टेम्परिंग, करो से क्या हो गया नीडिंग, और मुझे से क्या हो गया मोल्डिंग, डर से ड्राइंग, और बहुत से बर्निंग। तो बस आपको देखिए ब्रिक का अगर सीक्वेंस याद नहीं रहेगा तो आप बस इतना याद रखिएगा कि अन दोस्त वफा है, बस तैयारी करो मुझे डर बहुत है। अब देखिए बर्निंग जोन ऑफ ब्रिक को अगर पकाते हैं तो 3 जोन में पकाते हैं। देखिए सबसे पहले बर्निंग जोन ऑफ ब्रिक की बात करें तो टेम्परेचर, बर्निंग टेम्परेचर जो ब्रिक को जो हम लोग पकाते हैं अर्थ ब्रिक का, उसका टेम्परेचर होता है 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। और 3 जोन होता है, डिहाइड्रेशन जोन, ऑक्सीडेशन जोन और वेरिफिकेशन जोन होता है। ठीक है, कितना जोन होता है तो 3, डिहाइड्रेशन जोन, ऑक्सीडेशन जोन, अब क्या होता है वर्टिफिकेशन जोन होता है। ठीक है, देखिए डिहाइड्रेशन जोन में टेम्परेचर जो रखते हैं कितने रखते हैं 400 से 650 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीडेशन जोन में जो टेम्परेचर रखते हैं कितना रखते हैं 650 से 900 डिग्री सेल्सियस। और वेरिफिकेशन जोन में 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस, 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ठीक है, देखिए इफिशियंसी ऑफ क्लीन, मतलब किस क्लीन जो भट्ठा होता है जिसको हम लोग क्लीन बोलते हैं उसका किस क्लीन का कितना इफिशियंसी है, मतलब कितना एक्यूरेट, मतलब अच्छा ब्रिक बनाता है। देखिए टाइप्स ऑफ क्लीन, फर्स्ट क्लास ब्रिक, आउटकम मतलब कितना हम उससे फर्स्ट क्लास ब्रिक बनाते हैं, और उसका रिमार्क हम बात करते हैं। देखिए पोजावा ब्रिक, अगर पोजावा क्लीन रहा ना तो उससे जो हम लोग को फर्स्ट क्लास ब्रिक मिलता है कितने मिलता है 50 से 60% मिलता है। इलाहाबाद क्लीन है उससे हम लोग का 60 से 70% फर्स्ट क्लास ब्रिक मिलता है जिसको हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। उसके बाद देखिए बुलट्रज क्लीन 70 से 80% मिलता है फर्स्ट क्लास जो कि सेमी कंटिन्यूअस कहते हैं। और हाफमैन क्लीन की बात करें ना तो 80 से 90% जो कि कंटिन्यूअस। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ना कि हाफमैन क्लीन का यूज हाफमैन किस चीज़ को हाफमैन का किस चीज़ को बनाने के लिए यूज करते हैं। स्टोन दे देगा, ब्रिक दे देगा, और एग्जाम्पल तो आपको सीमेंट दे देगा तो आप मारना है आपको ब्रिक। कभी कभी आपको एग्जाम में यही पूछ देता है कि इसका यूज कहाँ होता है, जैसे पोजावा का यूज कहाँ होता है तो सर ब्रिक बनाने में होता है, जो कि अर्थ ब्रिक बनाने में होता है, जो कि 50 से 60% फर्स्ट क्लास ब्रिक मिलता है। इलाहाबाद क्लीन का यूज तो सर ब्रिक बनाने अर्थ ब्रिक बनाने में होता है, जो कि फर्स्ट क्लास 60 से 70% होता है। इसका रिमार्क में सर इंटरमीडिएट है। वुलट्रज क्लीन की बात करें तो क्या होता है तो सर 70 से 80% फर्स्ट क्लास ब्रिक मिलता है जो कि सेमी कंटिन्यूअस है। और हाफमैन क्लीन तो सर 80 से 90% फर्स्ट क्लास ब्रिक मिलता है जो कि इसको हम कंटिन्यूअस रिमार्क में मारते हैं। ठीक है, क्लास ऑफ ब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर ब्रिक की बात किया जाए तो क्या होता है
कारण क्लास ऑफ ब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए क्लास ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अगर ग्रेड ए रहेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रेड ए रहेगा तो कितना होगा 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रेड बी रहेगा तो 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ग्रेड सी रहेगा तो 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए नोट में हैज पर IS 1077 1992 क्लास 7.2 आफ्टर इमर्जन इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर वाटर एब्सोर्प्शन शैल नॉट बी मोर देन 20% बाई वेट ऑफ क्लास 12.5 एंड 15% हायर क्लास। मैंने कहने का मतलब कि अगर बहुत अच्छा क्लास की ब्रिक है तो उसको 15-24 घंटा अगर इमर्ज किए पानी में तो 15% से ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। और अगर क्लास 12.5 है तो 20% से पानी को ज़्यादा यूज ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम देखिए अगर टाइप्स ऑफ रेपोरेटरी ब्रिक एंड इट्स कंपोजिशन। ठीक है, देखिए इस ब्रिक और कंपोजिशन की बात करें, देखिए एसिड रेपोरेटरी रहेगा तो उसमें जो कंपोजिशन होता है एसिड रेपोरेटरी में कहता है सिलिका 95 से 97% और लाइम 1 से 2% होता है। बेसिक रेपोरेटरी में मैग्नीशिया 85% मैक्सिमम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड 25% मैक्सिमम और सिलिका 5.5% जो कि मैक्सिमम है। ठीक है, नेचुरल रेपोरेटरी की बात किया जाए तो क्या होता है तो सर क्रोमियम आयरन और बॉक्साइड होता है। क्रोमियम आयरन और बॉक्साइड और सिलिका और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, इन्फ्लोरेंस टेस्ट अकॉर्डिंग टू IS 4595 पार्ट 3 1962। देखिए यहाँ वाइट पीच और एल्कली अगर अप टू 10%, अगर 10% तक है ना वाइट पीच तो उसको हम लोग बोलेंगे स्लाइड। 10 से 50 तक है तो उसको हम लोग मॉडरेट बोलेंगे, 50 से ज़्यादा है तो सीवर बोलेंगे। और प्रेजेंस इन लार्ज अमाउंट अगर उससे भी ज़्यादा अमाउंट में है तो उसको सीरियस बोलेंगे। ठीक है, हम देखिए सिंपल, यहाँ देखिए कह रहा ना सिंपल रिक्वायरमेंट इन वेरियस ब्रिक टेस्ट। अगर ब्रिक को टेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग कितना सिंपल लेके चलेंगे। ठीक है, अगर आप कम देखिए ब्रिक टेस्ट IS कोड और नंबर ऑफ सिंपल। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं ना तो उसका जो IS कोड होता है कितना होता है 3495.1 जो कि हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं तो 6 ब्रिक का तो लेना ही पड़ेगा हम लोग के। ठीक है, जनरली अगर वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट कर रहा है तो उसका अगर IS को पूछ देता है तो कितना होता है 3495.2 और हम लोग वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट में हम लोग 5 ब्रिक लेते हैं। ठीक है, इन्फ्लोरेंस टेस्ट करना है तो उसका IS कोड होता है 3495.3 कितने ब्रिक लेना जो कि नहीं बताया है। देखिए वॉरपेज टेस्ट कर रहे हैं ना तो उसको IS कोड 3495.4 10 ब्रिक लेना है। और डायमेंशन टेस्ट करना तो इसका जो IS कोड होता है 1077 होता है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और डायमेंशन टेस्ट में कितना ब्रिक लेते हैं ये भी पूछा गया है जो कि डायमेंशन टेस्ट में हम लोग 20 ब्रिक लेते हैं। ठीक है, हाँ देखिए टॉलरेंस इन ब्रिक डायमेंशन टेस्ट, अगर ब्रिक डायमेंशन टेस्ट करें टॉलरेंस कहने का मतलब है ना जी कि कितना एरर आ जाएगा ना कि हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए 420 ब्रिक लेते हैं, 20 को ब्रिक ले लिए हैं, डायमेंशन हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं और टॉलरेंस हम लोग mm में मेजर करते हैं। ठीक है, देखिए ब्रिक का जो लेंथ होता है कितना होता है तो सर 380 सेंटीमीटर होता है और उसमें टॉलरेंस प्लस माइनस 80 mm चलेगा। विड्थ की बात करी जाए तो 180 mm होता है, 180 सेंटीमीटर होता है और टॉलरेंस प्लस माइनस 40 mm चलेगा। हाइट की बात किया जाए तो अगर उसका 9 सेंटीमीटर हाइट है, 9 सेंटीमीटर यानी 180 mm से 180 mm अगर है तो उसमें 40 चलेगा और अगर 80 mm है तो उसमें जो कितना चलेगा जी 80 mm तो प्लस माइनस 20 mm चलेगा। ठीक है, हम देखिए अब देखिए स्पेशल फॉर्म ऑफ ब्रिक, देखिए फिगर और ब्रिक नेम, फिगर और ब्रिक नेम की बात करें। देखिए फिगर अगर ऐसा रहा जैसे कहने का मतलब देखिए राउंडेड एज कहने का मतलब है जी, देखिए तो लग रहा होगा ना कि रोड की तरह है लेकिन एक मतलब ढलाव बहुत कम है तो इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए दो कोना तो डिफॉर्म है ऊपर वाला लेकिन ढलाव बहुत कम है तो इसको बोलते हैं राउंडेड एज। देखिए
अगर ऊपर का देखिए एगो ब्रिक धर दीजिए और एक साइड का ऊपर का 2 कोना काटिएगा तो उसको जो हम लोग बोलते हैं कॉन्ट, ठीक है। अगर ऊपर का 4 कोना काट दिए, माने दोनों साइड का ऊपर का दो कोना है ना जी, दोनों को अगर काट दिए तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉन्ट। और देखिए ब्रिक को अगर आप कंप्रेस किए तो कंप्रेस, और देखिए बुल नोइस और राउंडेड में थोड़ा सा अंतर है। बुल देखिए राउंडेड एज में क्या होता है ना, थोड़ा सा स्लोपिंग टाइप का है, बुल नोइस में स्लोपिंग टाइप का नहीं रहता। उसके बाद देखिए परफोरेटेड ब्रिक जो कि आप देख रहे हैं, उसके बाद हैलो ब्रिक का वहाँ यूज करते हैं जहाँ मतलब आग उग की संभावना बहुत ज़्यादा होता है ना, वहाँ हैलो ब्रिक का यूज करते हैं। कोपिंग देख ही रहे हैं। उसका देखिए क्यूइंग क्लोजर कहने का मतलब है ना कि अगर ब्रिक को आप लंबाई के अलोंग काट दें तो उसको क्यूइंग क्लोजर बोलते हैं। देखिए किंग क्लोजर कहने का मतलब है जो एगो ट्रायंगल के तरह निकाल दे, एकदम 2 कोना पकड़े एगो के एकदम साफा नीचे तक काट दे उसको ट्रायंगल। देखिए ओवन देखिए एक हिस्सा तो 3-4 ब्रिक देख रहे हैं। और देखिए अगर ब्रिथ के लॉन्ग काटते हैं तो उसको हम लोग बॉट बोलते हैं, ठीक है। अब जनरल डाटा अबाउट ब्रिक, देखिए जनरल डाटा टाइप्स ऑफ ब्रिक, वाटर ऑफ सेपरेशन कितना लेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यूज की बात करेंगे, ठीक है। देखिए अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक है ना तो उसका वाटर ऑफ सेपरेशन होगा, वाटर ऑब्जर्व करेगा वो 20% या उससे कम होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 105 होता है। इसका फेसिंग वर्क या रबर ब्रिक स्लैब में करते हैं, ठीक है। सेकंड क्लास ब्रिक में 22% ज़्यादा पानी का ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा हिडन स्ट्रक्चर में। थर्ड क्लास 25% से ज़्यादा पानी का ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 से कम नहीं होना चाहिए केजी %। और टेम्पररी ब्रिक मेसोनरी कहते हैं। परफोरेटरी ब्रिक रहेगा तो क्या, परफोरेटेड ब्रिक रहेगा तो 15% ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करें। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 57 जो है पार्टीशन वॉल में यूज करते हैं। हॉलो ब्रिक रहेगा तो उसका 20% पानी ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। फॉर मेकिंग हीट प्रूफ, साउंड प्रूफ, डैम्प प्रूफ और हीट प्रूफ, साउंड प्रूफ, डैम्प प्रूफ वॉल में हॉलो ब्रिक का यूज करते हैं। पेविंग ब्रिक जो कि सबसे अच्छा होता है, पेविंग ब्रिक जिसको हम लोग ब्रिज उरिज बनाते हैं ना। देखिए पहले हम लोग ईटा का देखते होंगे, पहले के ज़माने में ईटा का ब्रिज बनता है, मतलब उसका जो पियर तैयार होता था ब्रिज का, ईटा का तैयार होता था, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता था, क्योंकि उसमें पेविंग ब्रिज का यूज करते थे जिसका जो वाटर ऑफ सेपरेशन होता है, वाटर ऑब्जर्व करता 5% से कम करता था। और उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता था वो 400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं रोड पेवमेंट में, ठीक है। सोलिंग ब्रिक की बात किया जाए तो 20% से ज़्यादा पानी ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। और उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। इसका यूज करते हैं सोलिंग रोड में। रेपोरेटरी ब्रिक की बात किया जाए तो इसका कितना होता है तो सर देखिए एगो अभी हम लोग पढ़े थे पेफोरेटेड ब्रिक जो कि 15% से, देखिए यहाँ पढ़े थे पेफोरेटेड ब्रिक जो कि 15% से ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 से कम होना चाहिए, जो कि पार्टीशन वॉल में यूज करते थे। ये वो होता है रेपोरेटरी ब्रिक जो कि वाटर 4 से 10% से ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 350 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्लीन लीनिंग में, फेसिंग में और बोलर कंबसन में करते हैं, ठीक है। अब देखिए इंजीनियरिंग ब्रिक में अगर फर्स्ट क्लास है तो उसका वाटर ऑफ सेपरेशन 4 से 5% होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 125 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका हम लोग डीपी से डैम प्रूफ कोर्स में करते हैं। और ब्रिक सेकंड क्लास बी में तो इसका वाटर ऑफ सेपरेशन कितना होता है 7% होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 75 होता है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में यूज करते हैं। और सडनरी ब्रिक का यूज करते हैं। इसका वाटर ऑफ सेपरेशन होता है 15 से 20, एवरेज 21 होता है, ठीक है। अब देखिए डिफेक्ट ऑफ ब्रिक में कौन कौन डिफेक्ट हम लोग का देखने को मिलता है। देखिए अंडरबर्न कहने का मतलब है कि जितना ब्रिक का अंडरबर्न कॉज ड्यू टू अनसफिशिएंट इन अंडरबर्न कहने का मतलब है ना कि जैसे जितना हम लोग को ब्रिक का हीट चाहिए ना उतना हम नहीं दे पाए, ठीक है। अंडरबर्न। अच्छा ओवरबर्न कहने का मतलब इक्वायर ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई हीट कहने का मतलब बहुत ज़्यादा हीट दे दिए। लाइम ब्लास्टिंग प्रॉब्लम क्या होता है, कॉज बाय द हाइड्रेशन ऑफ क्यू क्लाइम पार्टिकल।
इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो सर एल्काली अगर ब्रिक में प्रेजेंट होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्काली इन ब्रिक, ब्रिक में एल्काली प्रेजेंट होने से होता है। चुप की बात किया जाए तो क्या होता है ना सर, कॉज बाई द रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक, जैसे देखिए गरम गरम ब्रिक है उस पर वर्षा हो गई तो चुप। ब्लिस्टर की बात किया जाए ड्यू टू एयर, ड्यू टू द मोल्डिंग के समय अगर एयर उसमें रह गई तो उसमें ब्लिस्टर का प्रॉब्लम होता है। लेमिनेशन की बात किया जाए इट प्रोड्यूस थिन लैमिना ऑन ब्रिक फेस, इस होता है इंटरपेड एयर इन क्ले वर्ड। अच्छा ब्लोस्टिंग की बात की जाती है, कहता है क्या है डिफेक्ट ऑब्जर्वेड ऑन स्प्रिंगी स्वेल मास ओवर द सरफेस ऑफ ब्रंट ब्रिक होता है इक्वायर ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बोनियस मैटर एंड सल्फर इन ब्रिक क्ले होता है। उसके बाद देखिए चेक या क्रैक की बात किया जाए तो क्या था इक्वायर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लम्स ऑफ लाइम और एक्सेस ऑफ वाटर। चेक है या क्रैक जो हम लोग को देखने को मिलता है किसके कारण मिलता है? तो सर चेक या क्रैक देखने को इक्वायर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लम्स ऑफ लाइम प्रेजेंस में से एक्सेस ऑफ वाटर से होता है। ब्लैक कोर की बात की जाए तो क्या होता है ब्लैक कोर क्या होता है प्राइम कॉज ऑफ ब्रिक, ब्लैक कोर इज इम्प्रॉपर बर्निंग, मतलब प्राइम कोज की बात करें ब्लैक कोर इज इम्प्रॉपर बर्निंग, अच्छी तरह से बर्निंग नहीं होने से। स्पॉट्स की बात ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फाइड इन ब्रिक अर्थ में अगर स्पॉट्स का मतलब क्या होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फाइड, अगर आयरन सल्फाइड ब्रिक अर्थ में प्रेजेंट है जिसके कारण होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए डोपिंग क्या होता है द प्रोसेस ऑफ पुट ऑल द ब्रिक इन वाटर जस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ द क्ले, जैसे भट्टी से निकलने के बाद जो हम लोग पानी में जो ब्रिक डालते हैं ना उसी को हम लोग डोपिंग कहते हैं। ठीक है, स्पूल की बात की जाती है क्या होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टोन और ब्रिक फ्रॉम द स्टोन चिप और ब्रोकन ब्रिक होता है। ठीक है, एराइज की बात की जाती है क्या होता है एज फॉर्मेड बाई द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ द ब्रिक होता है। उसके बाद देखिए फॉरेस्ट्री ब्रिक क्या होता है यू ब्रिक मेड फ्रॉम ओलिवियन रॉक टू विच मैग्नीशिया ऐड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैग्नीशिया ऐड करते हैं तो उसी को बोलते हैं फॉरेस्ट्री ब्रिक। ठीक, उसके बाद देखिए ब्लूम क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ ड्यूअल पिच इक्वायर ऑन द फिनिश एंड पॉलिश सर्फेसेस का स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखिए मशीन मोल्डर ब्रिक है तो 2 से कम नहीं होना चाहिए, हैंड मोल्डर ब्रिक है तो 1.6 से 1.75 के बीच में होना चाहिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।